हेलो दोस्तों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2017 में 4 सितंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ जाकर मिलती है। आपसे पूछा गया है नर्मदा नदी कहाँ जाकर मिलती है। पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है हिंद महासागर, तीसरा ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी और चौथा ऑप्शन है अरब सागर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अरब सागर में। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ है तथा यह खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 2। जून 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद किस राज्य का गठन किया गया। आपसे पूछा गया है जून 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद किस राज्य का गठन किया गया। पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना, तीसरा ऑप्शन है झारखंड, चौथा ऑप्शन है विदर्भ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तेलंगाना। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर भारत का 29वां राज्य बना और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के सीएम है चंद्रशेखर राव और तेलंगाना की गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे बड़ी राज्य विधानसभा किस राज्य में है। आपसे पूछा गया है भारत में सबसे बड़ी राज्य विधानसभा किस राज्य में है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे बड़ी राज्य विधानसभा उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से परमाणु चालित कौन सी पनडुब्बी भारतीय नौसेना की सेवा में है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से कौन सी परमाणु पनडुब्बी भारतीय नौसेना में है। पहला ऑप्शन है आईएनएस सिंधुवीर, दूसरा ऑप्शन है आईएनएस सल्की, तीसरा ऑप्शन है आईएनएस चक्र और चौथा ऑप्शन है आईएनएस शिशुमर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आईएनएस चक्र। आईएनएस चक्र एक परमाणु पनडुब्बी है। इसे 10 सालों के लिए रूस देश से लिया गया है और यह 4 अप्रैल 2012 को विशाखापट्टनम में भारतीय सेना में शामिल हुई थी। तो आप याद रखेंगे आईएनएस चक्र एक परमाणु पनडुब्बी है जो भारतीय सेना में शामिल है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है। आपसे पूछा गया है राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 350, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 352, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 360 और चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 356। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 356 में। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का अनुबंध किया गया है। आगे चलते हैं। प्रश्न है हमारा, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक जीता। आपसे पूछा गया है किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक जीता। पहला ऑप्शन है सानिया मिर्जा, दूसरा ऑप्शन है पीवी सिंधु, तीसरा ऑप्शन है अश्विनी पोनप्पा और चौथा ऑप्शन है साइना नेहवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु एक महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। बैडमिंटन महिला ओलंपिक खेलों में जो रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं वह है पीवी सिंधु। और पीवी सिंधु ने 2019 में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब भी जीता है। यह एक करंट अफेयर है, आप इसे भी याद रखें। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जलियांवाला बाग की घटना कहाँ घटित हुई। आपसे पूछा गया है जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई। पहला ऑप्शन है 13 नवंबर 1932, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1915, तीसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1929 और चौथा ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी और वर्ष 2019 में जलियांवाला बाग हत्याकांड को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आर्डर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना किन्हें विद्युत आपूर्ति करेगी। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश के दक्षिण भागों को, दूसरा ऑप्शन है केवल उड़ीसा और छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश के मध्य भाग, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों को। रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों को विद्युत आपूर्ति करेगी और रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, राज्यसभा की अधिकतम सामर्थ्य क्या है। पूछा गया आपसे राज्यसभा की अधिकतम सामर्थ्य क्या है। पहला ऑप्शन है
240 सदस्य, दूसरा ऑप्शन है 250 सदस्य, तीसरा ऑप्शन है 200 सदस्य और चौथा ऑप्शन है 260 सदस्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 250 सदस्य। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 होती है और राज्यसभा संसद का स्थायी तथा उच्च सदन होता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा गया है भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जम्मू और कश्मीर में। भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। चेनानी नासरी सुरंग की लंबाई 9.2 किलोमीटर है। इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है और यह NH 44 पर स्थित है। तो आपको याद रखना है, चेनानी नासरी सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर और यह नेशनल हाईवे 44 पर स्थित है और इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य में सशस्त्र बल अधिनियम अस्पा को 18 वर्ष बाद 2015 में वापस ले लिया गया था? आपसे पूछा गया है किस राज्य में सशस्त्र बल अधिनियम अस्पा को 18 वर्ष बाद 2015 में वापस ले लिया गया था? पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है नागालैंड और चौथा ऑप्शन है असम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य को प्राप्त अस्पा जो कि एक विशेष अधिनियम था, यह 2015 में वापस ले लिया गया। त्रिपुरा राज्य में 18 वर्षों बाद अस्पा कानून हटा दिया गया है। इस कानून के तहत भारतीय सेना को विशेषाधिकार प्राप्त होते थे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मेघदूत बगीचा खालिस्तान में स्थित है। आपसे पूछा गया है मेघदूत बगीचा कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है पांडु, दूसरा ऑप्शन है ग्वालियर, तीसरा ऑप्शन है उज्जैन और चौथा ऑप्शन है इंदौर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इंदौर में। मेघदूत बगीचा इंदौर में स्थित है और इंदौर को मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सरदार सरोवर बांध निम्न से संबंधित है। पूछा गया आपसे सरदार सरोवर बांध निम्न से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है नर्मदा परियोजना, दूसरा ऑप्शन है भाखड़ा नागल परियोजना, तीसरा ऑप्शन है ताप्ती नदी घाटी परियोजना, चौथा ऑप्शन है महानदी घाटी परियोजना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नर्मदा परियोजना। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 26 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 25 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 21 जनवरी और चौथा ऑप्शन है 20 जनवरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हमारे वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन है? आपसे पूछा गया है हमारे वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन है अरुण जेटली, तीसरा ऑप्शन है नितिन गडकरी और चौथा ऑप्शन है सुषमा स्वराज। तो वर्तमान अर्थात 2021 की बात की जाए तो वर्तमान 2021 में भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। आप याद रखें, वर्तमान 2021 में भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा की है? आपसे पूछा गया है निम्न ऑप्शन देकर इनमें से किसने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा की है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर बिमल जलान, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, तीसरा ऑप्शन है डी सुब्बाराव और चौथा ऑप्शन है सर बेनेगल रामाराव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सर बेनेगल रामाराव ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा की है और वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर महीने राज्य की जनता को संबोधित करने के लिए किस नामक रेडियो कार्यक्रम को शुरू किया है? आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर महीने राज्य की जनता को संबोधित करने के लिए किस नाम से एक रेडियो कार्यक्रम का प्रारंभ किया है? पहला ऑप्शन है प्यार से, दूसरा ऑप्शन है दिल से, तीसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री की बात और चौथा ऑप्शन है मन की बात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दिल से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर महीने राज्य की जनता को संबोधित करने के लिए दिल से नामक रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश के वर्तमान 2021 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय कौन है? आपसे पूछा गया है टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय कौन है? पहला ऑप्शन है अजिंक्य रहाणे, दूसरा ऑप्शन है
वीरेंद्र सहवाग, तीसरा ऑप्शन है करुण नायर और चौथा ऑप्शन है चेतेश्वर पुजारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 करुण नायर। टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं करुण नायर और टेस्ट में पहला तिहरा शतक वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ 2004 में लगाया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष में आयोजित किया गया था। आपसे पूछा गया है लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। पहला ऑप्शन है 1949, दूसरा ऑप्शन है 1955, तीसरा ऑप्शन है 1953 और चौथा ऑप्शन 1952। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1952 में। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1952 में आयोजित किया गया था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। आपसे पूछा गया है भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है बॉम्बे, दूसरा ऑप्शन है पोखरण, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पोखरण में। भारत में पहला परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में हुआ था और इस तब की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी जेल प्रति एग्जाम 2018, 2020 और एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2017 और एनटीपीसी एग्जाम 2016, 2017, 2021 इन सभी परीक्षाओं एवं अन्य सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस के वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गैसों तथा नमी का मार्ग पत्तियों तथा तनों पर खालिस्तान कहलाने वाले छिद्रों के द्वारा नियंत्रित होता है। आपसे पूछा गया है गैसों तथा नमी का मार्ग पत्तियों तथा तनों पर क्या कहलाने वाले छिद्रों के द्वारा नियंत्रित होता है। पहला ऑप्शन है रंध्र, दूसरा ऑप्शन है नलिकाएं, तीसरा ऑप्शन है रक्षक कोशिकाएं, चौथा ऑप्शन है अधिचर्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रंध्र। गैसों तथा नमी का मार्ग पत्तियों पर तथा तनों पर रंध्र कहलाने वाले छिद्रों के द्वारा नियंत्रित होता है और पौधों में बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया रंध्रों द्वारा होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 4 ऑप्शन और आपको बताना है इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पहला ऑप्शन है ओजोन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन है मीथेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस प्रभाव की जो प्रमुख गैस होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपकरण में से किसका उपयोग पेट्रोल तथा जल के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से किसका उपयोग पेट्रोल तथा जल के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है कीप तथा फिल्टर पेपर, दूसरा ऑप्शन है चाइना डिश, तीसरा ऑप्शन है पृथक्करी कीप और चौथा ऑप्शन है आसवन फ्लास्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पृथक्कारी कीप का। पृथक्कारी कीप का उपयोग पेट्रोल तथा जल के मिश्रण को अलग करने में किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तनुकृत नाइट्रिक अम्ल को जब धातुओं के साथ उपचारित किया जाता है तो हाइड्रोजन प्राप्त नहीं होता। कथन जो इस प्रवृत्ति को उचित ठहराता है वह कौन सा है। पहला ऑप्शन है तनुकृत नाइट्रिक अम्ल एक ऑक्सीकारक है, दूसरा ऑप्शन है तनुकृत नाइट्रिक अम्ल एक नाइट्रीकरण अभिकर्ता है, तीसरा ऑप्शन है तनुकृत नाइट्रिक अम्ल एक अपचायक है और चौथा ऑप्शन है तनुकृत नाइट्रिक अम्ल एक जलयोजन अभिकर्ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तनुकृत नाइट्रिक अम्ल एक ऑक्सीकारक है, इसलिए इसे जब धातुओं के साथ उपचारित किया जाता है तो हाइड्रोजन प्राप्त नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अपतरण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपसिया अपतरण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताइए। आपसे पूछा गया है अपतरण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपसिया अपतरण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है भृंग, दूसरा ऑप्शन है काचनील कीट, तीसरा ऑप्शन है पुमंगछी, तीसरा और चौथा ऑप्शन है एफिड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 काचनील कीट। अपतरण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपनसिया अपतरण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम है काचनील कील और अपतरण का मतलब खरपतवार से होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक आयरन में
माइका शीट्स का उपयोग क्यों किया जाता है? आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक आयरन में माइका शीट्स का उपयोग क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन है माइका बहुत हल्का होता है और विद्युत का अच्छा चालक है। दूसरा ऑप्शन है माइका विद्युत का अच्छा चालक है। तीसरा ऑप्शन है माइका विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक है। और चौथा ऑप्शन है माइका विद्युत का कुचालक है लेकिन ऊष्मा का चालक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इलेक्ट्रिक आयरन में माइका शीट्स का उपयोग किया जाता है क्योंकि माइका विद्युत का कुचालक है और ऊष्मा का सुचालक है। और माइका अर्थात अभ्रक उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वन निम्न का एक उदाहरण है। आपसे पूछा गया है वन इनमें से किसका एक उदाहरण है? पहला ऑप्शन है एक उत्पादक, दूसरा ऑप्शन है एक जैव मंडल, तीसरा ऑप्शन है एक पारिस्थितिकी तंत्र और चौथा ऑप्शन है एक समुदाय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एक पारिस्थितिकी तंत्र का। वन एक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा चंद्रमा का आकार प्रतिदिन बदलता है क्यों? आपसे पूछा गया है चंद्रमा का आकार प्रतिदिन बदलता है क्यों? पहला ऑप्शन है हम चंद्रमा का वह भाग देखते हैं जिससे सूर्य का प्रकाश परावर्तित होता है। दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा के वायुमंडल की मोटाई बदलती रहती है। तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी चंद्रमा पर छाया बनाती है। और चौथा ऑप्शन है सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चंद्रमा का आकार प्रतिदिन बदलता है क्योंकि हम चंद्रमा का वह भाग देखते हैं जिससे सूर्य का प्रकाश परावर्तित होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मनुष्य की आंख का वह भाग जो मंद एवं तीव्र प्रकाश के प्रति संवेदी होता है क्या है? आपसे पूछा गया है मनुष्य के आंख का वह भाग जो मंद एवं तीव्र प्रकाश के प्रति संवेदी होता है क्या है? पहला ऑप्शन है नेत्र लेंस, दूसरा ऑप्शन है सलाका एवं शंकु, तीसरा ऑप्शन है कार्निया, चौथा ऑप्शन है पुतली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कार्निया। मनुष्य की आंख का वह भाग जो मंद एवं तीव्र प्रकाश के प्रति संवेदी होता है कार्निया कहलाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पादप कोशिकाएं सामान्य रूप से पशुओं की कोशिकाओं से बड़ी होती है, इसका संभावित कारण क्या होता है? आपसे पूछा गया है पादप कोशिकाएं सामान्य रूप से पशुओं की कोशिकाओं से बड़ी होती है, इसका संभावित कारण क्या होता है? पहला ऑप्शन है जल आशय, दूसरा ऑप्शन है पर्णहरित, तीसरा ऑप्शन है भोजन संग्रहण और चौथा ऑप्शन है रिक्तिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रिक्तिका। पादप कोशिकाएं सामान्य रूप से पशुओं की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं क्योंकि इनमें रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ऊन से दूषित पदार्थों के समाशोधन को क्या कहा जाता है? आपसे पूछा गया है ऊन से दूषित पदार्थों के समाशोधन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है धुनाई, दूसरा ऑप्शन है उन्नकर्तन, तीसरा ऑप्शन है अभिमार्जन, चौथा ऑप्शन है कताई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अभिमार्जन। ऊन से दूषित पदार्थों के समाशोधन को अभिमार्जन कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रत्येक वृक्क क्या कहलाने वाली लगभग लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? आपसे पूछा गया है प्रत्येक वृक्क क्या कहलाने वाली लगभग लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? पहला ऑप्शन है मेडुला, दूसरा ऑप्शन है बलकुट, तीसरा ऑप्शन है ग्लोमेरुलस और चौथा ऑप्शन है वृक्काणु अर्थात नेफ्रॉन्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नेफ्रॉन्स। प्रत्येक वृक्क नेफ्रॉन्स कहलाने वाली लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है और वृक्क की जो यूनिट होती है वह नेफ्रॉन को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द उन जीवों के लिए प्रयुक्त है जिनके शरीर के बाएं तथा दाएं अर्धांग का डिजाइन समान होता है? आपसे पूछा गया है कौन सा शब्द उन जीवों के लिए प्रयुक्त है जिनके शरीर के बाएं एवं दाएं अर्धांग का डिजाइन समान होता है? पहला ऑप्शन है द्विपार्श्व सममिति, दूसरा ऑप्शन है त्रिज्य सममिति, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं और चौथा ऑप्शन है असममिति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, द्विपार्श्व सममिति उन जीवों के लिए प्रयुक्त शब्द है जिनके शरीर के बाएं तथा दाएं अर्धांग का डिजाइन समान होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा निम्न में से कौन सा एक कोशिका का नहीं बना हुआ है? आपसे पूछा गया है 4 ऑप्शन देकर कि इनमें से कौन सा एक कोशिका का नहीं बना है। पहला ऑप्शन है अमीबा, दूसरा ऑप्शन है युग्मनज, तीसरा ऑप्शन है मुर्गी का अंडा और चौथा ऑप्शन है स्पाइरोगाइरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा एक प्रकार का शैवाल है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो स्पाइरोगाइरा एक प्रकार का शैवाल है, यह कोशिका का नहीं बना होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा खगोलीय पिंड किसकी मदद से रात में देखे जा सकते हैं? 4 ऑप्शन और आपको बताना है इनमें से किसकी मदद से खगोलीय पिंडों को रात में देखा जा सकता है। पहला ऑप्शन है परिदर्शी, दूसरा ऑप्शन है दूरबीन, तीसरा ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी और चौथा ऑप्शन है बहुमूर्तिदर्शी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दूरबीन। खगोलीय पिंड
दूरबीन की सहायता से रात में देखे जा सकते हैं। दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और यदि आप लोगों को किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।